दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BN CSE एंड IT क्लासेस में। और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है वेरिएबल्स इन C। दोस्तों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वेरिएबल रिप्रेजेंट द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज एंड दे कैन बी रीयूज्ड। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक वेरिएबल ले लिया है a, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक मेमोरी लोकेशन को, और ये जिस तरीके का डेटा को स्टोर कर सकता है वो है न्यूमेरिक डेटा, कैरेक्टर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इस तरीके के डेटा को ये कंटेन कर सकता है, और ये जो वैल्यूज हैं ये हम रीयूज कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो दोस्तों इसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। देखिए दोस्तों, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कुछ रूल हैं। फर्स्ट रूल है वेरिएबल कैन इंक्लूड अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। तो देखिए दोस्तों, जो वेरिएबल है अल्फाबेट को यूज कर सकता है लाइक A, B, C। दोस्तों डिजिट यूज कर सकता है 1, 2, 3, और नेम के साथ वो अंडरस्कोर को यूज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेमिंग कन्वेंशन में जो इसका जो नेम है इट शुड बी स्टार्ट विथ अल्फाबेट। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक इंट A। ठीक है दोस्तों, ये वैलिड नेम है। लेकिन अगर आप इसे डिक्लेयर करेंगे इंट 1A तो ये एक रॉन्ग कन्वेंशन है। इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी नहीं दे सकते कि इंट 1, तो ये भी एक रॉन्ग कन्वेंशन है। तो हमारे जो करेक्ट कन्वेंशन क्या है कि आप दीजिए इंटीजर A। ठीक है, अगर कोई करेक्टर टाइप की वैल्यू है तो आप दीजिए कैर A। ठीक है, अगर कोई फ्लोट टाइप की वैल्यू है तो आप दीजिए फ्लोट B। ठीक है, इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का प्रॉपर सही तरीका है। लेकिन हमें किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, या केवल नंबर को ही एज ए वेरिएबल नहीं लेना है। हम ना ही कोई रिजर्व वर्ड को यूज कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने इंट जो कि एक रिजर्व वर्ड है आपने लिया इंट A। ठीक है, ये तो वैलिड है, लेकिन अगर आपने इसको लिख लिया इंट और इंट तो दोस्तों ये वेरिएबल की तरह काम नहीं करेगा। तो ये कुछ रूल्स थे। ठीक है, शुड स्टार्ट विद द अल्फाबेट और अंडरस्कोर, और वेरिएबल कैन नॉट बी स्टार्ट विद द नंबर, एंड द व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड बिटवीन द वेरिएबल नेम, एंड द रिजर्व वर्ड एंड द कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द नेम ऑफ द वेरिएबल। इस तरीके से भी इसे डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि आपने लिख लिया, मान लीजिए आपको लिखना है इंट AB, लेकिन आप इसे लिख रहे हैं इंट A, फिर आपने कुछ स्पेस छोड़ दिया यहाँ पे, फिर B, तो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज अलाउड। तो ये कुछ रूल्स थे, इनको हमको ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं वेरिएबल के सिंटैक्स को। तो दोस्तों वेरिएबल का जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको डेटा टाइप यूज करना है। ठीक है दोस्तों, डेटा टाइप के बाद आपको वेरिएबल का नेम यूज करना है, एंड दैट्स ऑल। और देन आपको सेमीकोलन यूज करना है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। तो इसका बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल होता है। जैसे आपने ले लिया इंटीजर A। ठीक है, ये वैलिड नेम है। अब मान लीजिए कि आप इसमें कुछ वैल्यू भी असाइन करना चाहते हैं, तो आप इसे इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटीजर A इक्वल्स टू 10। ये भी एक वैलिड कन्वेंशन है। ठीक है, आप वैल्यू को सीधा स्टोर कर सकते हैं, या आप पहले इसको डिक्लेयर कर लीजिए इंटीजर A, फिर उसके बाद क्या कीजिए A इक्वल्स टू 10। आप इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यू शुड डिक्लेयर, आपको पहले ये डिक्लेयर करना ही पड़ेगा वेरिएबल का नेम। तो ये वेरिएबल का सिंटैक्स है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल में सबसे पहला वेरिएबल है हमारे पास लोकल वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल है हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल, फोर्थ वेरिएबल जो है वो है ऑटोमेटिक वेरिएबल, और फिफ्थ जो वेरिएबल है वो है एक्सटर्नल वेरिएबल। तो देखिए दोस्तों, ये 5 टाइप के जो है हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो दोस्तों एक एक करके इन सभी वेरिएबल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हम इनको
सी प्रोग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा इस वीडियो में और हम इसको लाइव परफॉर्म करके देखेंगे कि किस तरीके से लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल वर्क करते हैं। तो आइए दोस्तों, एक लोकल वेरिएबल का एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हैं और उस प्रोग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो वेरिएबल है वो है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है? अगर आप किसी भी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो लोकल वेरिएबल होता है और उसका स्कोप जो है फंक्शन तक ही होता है। जैसे मान लीजिए मैंने मेन फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल इंटीजर a इक्वल्स टू 100 को मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रखा है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ये जो वेरिएबल है a, इसका जो स्कोप है वो इस मेन फंक्शन तक ही सीमित है। अगर हम इस लोकल वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराएं तो हमें यहाँ पे आउटपुट में जो मिलेगा वो मिलेगा लोकल वेरिएबल इज 100। तो ये आपका आउटपुट होगा। तो दोस्तों, अगर हम किसी भी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप जो है वो उसी फंक्शन तक सीमित रहता है। इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसे आप गौर से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, एक फंक्शन ले लिया है इंटीजर टाइप का, ठीक है दोस्तों, और उस फंक्शन के अंदर मैंने एक लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया इंटीजर a इक्वल्स टू 10। ठीक है दोस्तों, अगर अब मैं चाहूँ कि मैं इसकी वैल्यू को यहाँ प्रिंट करा लूँ अपने मेन फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे हमको जो मिलेगी वो मिलेगी एक एरर। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इंटीजर a है इसका जो स्कोप है वो बस यहीं तक सीमित है, हम इसे मेन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल लिया है इंटीजर a जिसकी की वैल्यू है 100। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट होगी 100। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इस वैल्यू को मैं यहाँ प्रिंट करूँ तो वो मुझे एक एरर प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और ये जो एरर होगी वो क्या है कि दिस वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर इन मेन फंक्शन। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो मैंने देव C++ में डेवलप किया है। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया है लोकल वेरिएबल और उसके अंदर मैंने एक लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस लोकल वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कराना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी पहले जो मेरे पास प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में जो आउटपुट आएगा वो 100 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर a जो डिक्लेयर है ये उसी की वैल्यू को प्रिंट करेगा, ना कि 10 वैल्यू को प्रिंट करेगा। क्योंकि 10 जो a की वैल्यू है 10 वो सिर्फ इसी फंक्शन तक सीमित है, इसके बाहर इसकी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। तो आइए दोस्तों इसको कंपाइल कराते हैं और इसको रन कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो कितनी है? 100। इसने a को प्रिंट नहीं किया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो a की वैल्यू है इसको प्रिंट नहीं किया है, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो इस फंक्शन तक ही सीमित है। ठीक है, इसको इस फंक्शन के बाहर हमने एक्सेस नहीं किया। लेकिन मान लीजिए कि मैं इसको इस फंक्शन के बाहर एक्सेस करना चाहूँ या प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं किस प्रकार इसको प्रिंट करा सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ से जो लोकल वेरिएबल था उसके डिक्लेरेशन को यहाँ से हटा दिया है। अब हम इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर एक दूसरा जो लोकल वेरिएबल है उसको यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमको क्या आउटपुट मिलता है। तो मैंने इसको कराया कंपाइल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक एरर आती है। एरर क्या है? a was not declared in the scope। तो ये जो a है ये जो है यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है और इसलिए हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन तक ही सीमित है। तो दोस्तों, इसे ही हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो
तो आइए दोस्तों, अब हम दूसरे वेरिएबल की तरफ चलते हैं। दूसरा जो वेरिएबल है वो है ग्लोबल वेरिएबल। तो दोस्तों ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? अगर हम किसी भी वेरिएबल को मेन फंक्शन के बाहर की तरफ डिक्लेयर करते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा होता है ग्लोबल वेरिएबल। इस ग्लोबल वेरिएबल की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इस वेरिएबल को हम कहीं पे भी थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम ले लिया। मेन के अंदर मैंने क्या किया है, ग्लोबल वेरिएबल इज ए को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है। तो दोस्तों मुझे आउटपुट में मिलेगा ग्लोबल वेरिएबल इज 10। तो आइए दोस्तों इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उसको मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं, इसको पहले कंपाइल कराते हैं। कंपाइल में एरर 0 है, इसको रन कराता हूँ। तो देखिए दोस्तों आउटपुट में जो है आपको यहाँ पे 10 मिला। तो दोस्तों जो ग्लोबल वेरिएबल है इसे हमको बस मेन के बाहर डिक्लेयर करना होता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं तीसरे वेरिएबल की तरफ। तीसरा जो वेरिएबल है वो है ऑटोमेटिक वेरिएबल। और ऑटोमेटिक वेरिएबल का जो सिंटेक्स होता है वो होता है ऑटो, इंट और वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। यहाँ मैंने लिखा है ऑटो, इंट और वेरिएबल का नेम। इस तरीके से हम ऑटोमेटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और ऑटोमेटिक वेरिएबल का जो रिजल्ट होता है वो लोकल वेरिएबल की तरह ही आपको दिखाई देता है। तो आइए दोस्तों एक प्रोग्राम के थ्रू हम इसे देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरे पास ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। इसमें मैंने ऑटोमेटिक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। सबसे पहले मैंने लिखा है ऑटो, उसके बाद इंट और a = 10 एंड सेमीकोलन। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने बस इसको प्रिंट करवाया है। तो देखिए दोस्तों इसको कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिलता है। कंपाइलेशन एरर इज 0 और अब मैं इसको रन कराता हूँ। तो देखिए दोस्तों रन कराने पर जो मुझे आउटपुट मिला है वो मिला है 10। तो जो ऑटोमेटिक वेरिएबल है इसका जो रिजल्ट है या ऑटोमेटिक वेरिएबल जो है वो लोकल वेरिएबल की तरह ही वर्क करता है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ जो कि है स्टैटिक वेरिएबल। तो देखिए दोस्तों स्टैटिक जो वेरिएबल है इसको डिक्लेयर करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको सिर्फ लिखना है स्टैटिक, देन डेटा टाइप इंट एंड देन वेरिएबल का नाम। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन वो क्या खास बात है जो स्टैटिक को खास बनाती है, वो ये है कि स्टैटिक अपनी वैल्यू को रिटेन करता है। वैल्यू को रिटेन करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर अभी जो स्टैटिक में मेरी वैल्यू है काउंट में वो 0 है और मैं इसे 1 से इंक्रीमेंट करता हूँ और लूप को बार बार प्रिंट कराता हूँ, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसी वैल्यू को वो रिटेन करेगा मेमोरी में और जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो इसी में ऐड करेगा या इसी में इंक्रीमेंट करेगा। तो यही वैल्यू इंक्रीमेंट होकर आपको मिलेगी 2। फिर वो 2 को रिटेन करेगा और 2 के बाद वो रिटेन करके उसमें 1 का इंक्रीमेंट करके आपको वैल्यू देगा 3। इस तरीके से फिर वो आपको ये 3 को रिटेन करेगा, फिर वैल्यू देगा 4 को रिटेन करेगा, फिर वैल्यू देगा 5 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे ये लोकल वेरिएबल होता तो ये आपको इस तरीके से रिजल्ट देता 1 1 1 1 1। ये अपनी वैल्यू को यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल है वो अपनी वैल्यू को यहाँ पे रिटेन नहीं कर पाता और वो एक नई वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाता है। जबकि स्टैटिक वैल्यू अपनी प्रीवियस वैल्यू को रिटेन करता है और उसी प्रीवियस वैल्यू में इंक्रीमेंट करके आपको नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट कराता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर फंक्शन को डिक्लेयर कर रखा है। इसमें मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है। जो वेरिएबल मैंने लिया है काउंट, उसको इनिशियलाइज कर रखा है इनिशियली 0 से। उसके बाद मैंने एक काउंटर को यूज किया है जो 1 टाइम इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा।
तो देखिए दोस्तों, मैंने मेन फंक्शन में एक लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है और वो है इंटीजर i। ये i मेरे लूप को 10 टाइम्स प्रिंट करने के काम आएगा। मैंने इसको 1 से इनिशियलाइज किया है और लेस देन एंड इक्वल्स टू 10 टाइम्स इसको मैंने रन किया है और लूप को मैंने 1 से इंक्रीमेंट किया है। इस फॉर लूप के अंदर मैंने एक प्रिंटफ फंक्शन में स्टैटिक डेमो को, जो कि ऊपर मैंने डिक्लेयर किया है फंक्शन, उसको यहाँ पे मैंने कॉल किया है। हर बार वैल्यू के कॉल होने पर स्टैटिक वैल्यू अपनी प्रीवियस वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके इसको प्रिंट करती जाती है। अगर यहाँ पर मैं लोकल वेरिएबल को यूज करूंगा तो ये वैल्यू प्रीवियस वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होगी या लोकल वेरिएबल प्रीवियस वैल्यू को रिटेन नहीं करता है, जबकि स्टैटिक वेरिएबल प्रीवियस वैल्यू को रिटेन करता है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम रन करा के देखते हैं और देखते हैं कि हमको इसका क्या आउटपुट मिलता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, यहाँ पे मैं रिप्लेस करके बताऊंगा कि अगर मैं सिर्फ लोकल वेरिएबल लेता तो क्या आउटपुट आपको मिलता। तो देखिए दोस्तों मेरे पास ये प्रोग्राम है। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है स्टैटिक डेमो करके। इसके अंदर मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल ले रखा है जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है और इस वेरिएबल को मैंने 1 से इंक्रीमेंट किया है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने एक मेन फंक्शन लिया है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है i, जो कि मेरे फॉर लूप को 10 टाइम्स रन करने के काम में आएगी। इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिया है प्रिंटफ फंक्शन और यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया है स्टैटिक डेमो को। तो ये सीधा इस फंक्शन को कॉल करेगा और यहाँ से काउंट की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है और अपनी प्रीवियस वैल्यू को रिटेन करता है, तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपको आउटपुट मिला वो मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको यहाँ पे 1 to 10 जो है वो प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल नहीं लेता और लोकल वेरिएबल लेता तो मेरा क्या आउटपुट आता। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस प्रीवियस प्रोग्राम में से सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड को स्टैटिक वेरिएबल के आगे से हटा दिया है, यानी कि अब ये जो वेरिएबल है ये स्टैटिक वेरिएबल ना होके एक लोकल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है और इसको अब हम 10 टाइम्स प्रिंट कराने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या हमको आउटपुट मिलता है और जब मैं इसे कंपाइल कराता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलता है। तो कंपाइल और रन कराने के बाद देखिए मेरा आउटपुट क्या आता है, 1 1 1 1। 10 टाइम्स मुझे यहाँ पे 1 ही मिलता है। लोकल वेरिएबल अपनी प्रीवियस वैल्यू को रिटेन नहीं कर पाता है और इसी कारण यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिला वो 1 1 1 मिला, जबकि स्टैटिक वेरिएबल के केस में यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिला था वो मिला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बात करते हैं फिफ्थ वेरिएबल की, जो कि है एक्सटर्न वेरिएबल। तो दोस्तों, एक्सटर्न वेरिएबल को डिक्लेयर करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक हैश इंक्लूड stdio.h फाइल यूज करी है और एक फाइल यूज करी है हैश इंक्लूड ev.h। ये जो हेडर फाइल है ये यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो फाइल है ev.h, ये यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है और इस फाइल मैंने ही अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल बना के और इसको यहाँ पे यूज किया है। तो एक्सटर्नल वेरिएबल को यूज करने का तरीका यही है। तो देखिए दोस्तों, एक्सटर्न वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो मेथड है वो है एक्सटर्न, ये कीवर्ड है, ठीक है, एक्सटर्न इंट a इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 30। तो देखिए दोस्तों, एक्सटर्नल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका है एक्सटर्न कीवर्ड लगाना है, आपको इंट लिखना है, डेटा टाइप डिक्लेयर करना है, ev वेरिएबल का नाम लिखना है इक्वल्स टू 30। ये मैंने एक सेपरेट फाइल बनाई है। इस फाइल का मैंने जो नाम दिया है वो दिया है ev.h। अब ये ev.h से मैंने जब इसको स्टोर किया तो ये कन्वर्ट हो गई हेडर फाइल में। तो दोस्तों, केवल ev.h हेडर फाइल से सेव करने से आपका काम नहीं चलेगा। ev.h हेडर फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा आपके हेडर फाइल्स में। जब आप इसे हेडर फाइल में सेव कर लें तब आप इस तरीके से इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो मेन फंक्शन में मैंने इसे सिर्फ
डायरेक्टली प्रिंट ही करवाया है, क्योंकि मैंने इसको डिक्लेयर जो है वो ev.h फाइल में पहले से कर रखा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको किस तरीके से हम प्रोग्राम में डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये मैंने एक ev.h फाइल बना ली है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये है एक्सटर्न कीवर्ड है int ev इक्वल्स टू 30। ये मैंने एक एक्सटर्नल वेरिएबल ले लिया है। इस फाइल को आपको दोस्तों सेव करना है आपके कंप्यूटर के लोकल डिस्क में, प्रोग्राम फाइल्स में dev C++ का फोल्डर है, उसके अंदर आपको min_gw64 फोल्डर के अंदर x86-64-w64-min_gw32 फोल्डर के अंदर एक फोल्डर मिलेगा आपको इंक्लूड। इस इंक्लूड फोल्डर के अंदर आपको इस हेडर फाइल को सेव करना है। तो दोस्तों मैं आपको शो कर देता हूँ मेरी ev फाइल को जो मैंने यहाँ पे बना के सेव किया है। तो देखिए दोस्तों, ये ev फाइल मैंने यहाँ पे सेव कर रखी है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ev फाइल को ये मैंने यहाँ पे सेव कर रखी है। एक दूसरी फाइल में मुझे एक प्रोग्राम बनाना है। इस प्रोग्राम में मैंने लेना है #include stdio.h #include ev.h और एक मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर मैंने इसको सीधा प्रिंट करवा दिया है एक्सटर्नल वेरिएबल %d\n और ev को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। और ev को प्रिंट करवाने के बाद जो इसका आउटपुट है वो अब हम देखते हैं। तो मैं इसको कंपाइल कराता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी एरर्स जो हैं वो 0 आ रही हैं। अब मैं इसको रन कराता हूँ। तो रन कराने के देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिल रहा है 30। तो इस तरीके से हम इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो इसमें मैंने कहीं पे भी जो है 30 का जिक्र नहीं किया है इस वाली फाइल में, क्योंकि मैंने यह ev.h एक अलग से हेडर फाइल बना ली है और इस ev.h में मैंने इसको डिक्लेयर किया है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।